हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। तो आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 3 दिसंबर 2025 को जो पेपर हुआ है उसके साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब प्रकाश की किरण एक गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह क्या होता है? ये फोकस की ओर मुड़ जाती है, अविचलित उभरती है, अभिलंब से विचलित हो जाती है, हमेशा परिवर्तित होती है। ठीक है, तो अपन ने जब लेंस का अध्ययन किया था तो अपन ने एक बात जानी थी, ये अपना उत्तल लेंस है, ये अपना मुख्य अक्ष हो गया, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह अपवर्तन के पश्चात किससे गुजरती है? यह गुजरती है फोकस बिंदु से। ठीक है, और जब भी कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो यह अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है? ये सीधी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या है? जब भी कोई किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है तो यह अविचलित होते हुए सीधी निकल जाती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि फोकस की ओर मुड़ जाती है, जो कि अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो ये अभिलंब से विचलित भी नहीं हो रही। हमेशा परिवर्तित, ऑप्शन डी ये भी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? अविचलित उभरती है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है और हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है? ऑप्शन ए क्या बोल रखा है? महाभक्षाणु, मैक्रोफेज, वसाणु, मास्टकोशिकाएं और स्नायु। अभी देखो, महाभक्षाणु क्या होते हैं? महाभक्षाणु हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, तो उसका ये एक हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में दो अस्थियों को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। वसाणु क्या होते हैं? वसाणु हमारे शरीर में जमा वसा, जमा फैट, ठीक है, ये होते हैं वसाणु। और मास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं? मास्ट कोशिकाएं जब अपने को एलर्जी या सूजन होती है तो उसमें प्रतिक्रिया देने में मदद करती हैं। अच्छा, स्नायु जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है? यह बहुत ही लचीला होता है और मजबूत रेशेदार उत्तकों से बना होता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो दो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखने का होता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन स्नायु जो लिगामेंट है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्पाइगोरा, स्पाइरोगायरा में प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। ऑप्शन बी, प्रत्येक खंड में जड़ें होती हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक खंड में जटिल अंग होते हैं। ऑप्शन डी, विखंडन के बल प्रयोगशाला स्थितियों में ही होता है। अभी देखो, स्पाइगोरा में जो प्रजनन होता है वो विखंडन विधि द्वारा होता है। जब यह परिपक्व हो जाता है तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसकी प्रत्येक कोशिका में वह क्षमता होती है जिससे वह विकसित होकर एक पूर्ण नया जीव बना सके। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। नेक्स्ट देखते हैं। जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न कर सकती हैं। अच्छा, तो अपने को पता है कि जो बैल होता है उसमें लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन में क्या क्या होना चाहिए? इसमें नर और इसमें मादा दोनों होने चाहिए, लेकिन ये अपना कथन क्या बोल रहा है कि बैल अकेले ही बछड़ा उत्पन्न पैदा कर सकता है, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुर्गियां अकेले नए चूजे उत्पन्न कर सकती हैं, तो जो मुर्गियां होती हैं ये भी लैंगिक जनन ही करती हैं और इसमें भी नर और मादा इनकी दोनों की आवश्यकता होती है, तो अपने दोनों कथन हैं ये असत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों कथन
असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में FeCuSO4 से क्या बन रहा है, FeSO4+Cu में लोहा खालिस्तान। ए ऑप्शन ए क्या है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन बी अपवर्तित रहता है। ऑप्शन सी उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और ऑप्शन डी अपचयित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पे लोहा है, यह CuSO4 से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अभी देखो, जो यहाँ पे जो लोहा है वो शून्य ऑक्सीकरण व्यवस्था में है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे जाएगा FeSO4+Cu, तो यहाँ पे ये लोहा है, ये अपने यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके ऊपर ये +2 का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहाँ पे उसका ऑक्सीकरण होता है, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना। जो ऑक्सीजन है ये इससे जुड़ रही है लोहे से, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकृत हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। किसी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, यह एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। यह असमान होता है। यह यादृच्छिक पैटर्न बनाता है। यह शून्य होता है। ये देखो, ये अपनी एक परिनलिका है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये इसके प्रत्येक स्थान पर एक सीधी रेखाओं के रूप में होता है और सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, ठीक है। तो इसके सभी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी समान होती है। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा कि यह एक समान समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अपच के दौरान अमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी देखो, जब हमको अपच होती है तो जो अमाशय होता है यह क्या करता है, ये अम्ल उत्पन्न करता है। तो जो अपना जो पेट होता है उसका वातावरण कैसा हो गया, ये अम्लीय हो गया। अब अम्ल को कम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उदासीन करने के लिए मेरे को ये क्षारीय पदार्थ लेना पड़ेगा, तभी तो इसकी अम्लता है वो कम होगी। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शनों में अपने पास में क्षारीय पदार्थ कौन सा है, अपने पास में क्षारीय पदार्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। इसकी क्षारकता होती है वो 10 होती है, ठीक। तो जब हम ये लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है, तो जब ये लेंगे तो अपनी पेट की जो अम्लता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पवन चाल में कमी, तापमान में वृद्धि और आर्द्रता में कमी। अभी देखो, मान के चलो अपने पास में यहाँ पे एक बर्तन है और इसमें जल भरा हुआ है। अभी ये क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसके पृष्ठीय क्षेत्र में, ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें मैं वृद्धि करूंगा तो जो इसका वाष्पीकरण है वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। अगर मैं तापमान में वृद्धि करूंगा, अगर मैं इसके नीचे तापमान दूं और वृद्धि करूं तो इसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, ये और तेज होने लग जाएगा। अगर मैं आर्द्रता में कमी करूं, अगर वातावरण की आर्द्रता में मैं अगर कमी कर देता हूं तो भी इसका जो वाष्पीकरण है वो तेज होने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं पवन चाल में कमी कर दूं तो इसका जो वाष्पीकरण है उसकी होने की दर क्या हो जाएगी, वो धीमी पड़ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। वृत्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, क्षेत्र रेखाएं लूप के तल के समांतर होती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, लूप के परिधि प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान होता है। क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, केंद्र पर क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय होती हैं, ठीक है। तो जो वृत्तीय लूप होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, वो होता है B = μ0I/2R। अच्छा, I क्या है, I इस जो लूप है इसमें बहने वाली धारा है, और R क्या है,
आर है इसकी रेडियस वृत्तीय लूप की, म्यू क्या है, म्यू है इसकी परमेबिलिटी, ठीक है। और अभी देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि क्षेत्र रेखाएं लूप के समांतर होती हैं। तो ऐसा नहीं है, क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो समांतर नहीं होती, वो लंबवत होती हैं। तो ऑप्शन ए अपना गलत हो जाएगा। लूप के प्रति प्रत्येक स्थान पर क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र हर स्थान पर एक समान नहीं होता है, क्षेत्र धारा और त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पे और त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, आई और आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्बल होने का कारण होता है। अबिंदुकता, निकट दृष्टिता, दूरदर्शिता और जरा दूरदर्शिता। तो जो उम्र के कारण होता है, जो समंजन क्षमता में अपनी कमी आती है, ठीक है, अपनी जो मांसपेशियां होती हैं सिलेरी मांसपेशी, ठीक है, सिलेरी मसल्स होती हैं, तो इनकी में ये कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे ये कमज़ोर हो जाती हैं। जब ये कमज़ोर होती हैं तो जो अपना लेंस है उसमें लचीलापन कम हो जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, लेंस जब अपना कम लचीला होगा तो अपनी जो समंजस क्षमता है, ठीक है, ये क्या होती है, ये घट जाती है, ठीक है। उससे क्या होगा, इससे पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा, जरा दूरदर्शिता। ये अपने रोग हो जाता है, किस लिए, जब अपनी उम्र बढ़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक आनुवांशिक प्रयोगशाला में एक निषेचित मानव भ्रूण में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भ्रूण में एक अतिरिक्त वायु गुणसूत्र होता है, भ्रूण मानव मादा बन जाएगा, भ्रूण में लिंग गुणसूत्रों का अभाव होता है, भ्रूण मानव नर मानव बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, वो सेक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये XX होते हैं और ये XY होते हैं। अगर XX गुणसूत्र होगा, ठीक है, तो ये है मादा के विकास के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। और अगर XY गुणसूत्र होगा, ठीक है, तो ये नर के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। तो जब अपने पास में गुणसूत्र XX है तो अपना भ्रूण जो है वो मानव मादा बन जाएगा, और अगर XY होता तो अपना भ्रूण मानव नर बन जाएगा, ठीक। तो अपना ऑप्शन XX है, तो अपना ये बी करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस विभोजित ऊतक में ऑक्सीजन का स्तर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए पार्श्वी विभज्य ऊतक, जाइलम, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या होता है, ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, जिससे पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें सभी घटक एक समान रूप से मिले हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसकी मुख्य पहचान क्या होती है कि आप इसके जो मिश्रण है, इसके हिस्सों को आप अलग अलग आंखों से नहीं देख सकते हो। वो क्या होता है, अपना समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन पे आते हैं, वायु, ठीक है। तो वायु क्या होती है, ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। अब वायु में CO2 भी मिला हुआ है, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, ठीक है। लेकिन हम इन तीनों को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों को आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम इसको वायु को एक समान जैसा देख पाते हैं। तो ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा कि वायु अपना समांगी मिश्रण है। तेल और जल, जब तेल और जल मिलेंगे तो अलग अलग दिखते हैं अपने को, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। रेत और लोहे का चूर्ण मिलेगा, उसको भी अपन देख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और मृदा है, ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है। अभी देखो मेरे पास में दो चीजें हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, वो कौन सा होगा, वो संतृप्त होगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो मेरा कौन सा होगा, वो मेरा असंतृप्त यौगिक होगा, ठीक है। अभी देखो जो एथीन है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, जो एथाइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जो बेंजीन है उसमें डबल बॉन्ड, जो एथेन है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। जो एथेन है वो मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं, अनाज के भंडारण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है। कीटों के कारण हानि, सूक्ष्म जीवों के कारण हानि, अनुपयुक्त नमी के कारण हानि, कृंतकों के कारण हानि। अभी देखो जब हम अनाज का भंडारण करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैविक हानि नहीं है, ठीक है। कौन सी एक जैविक हानि जीवों के द्वारा की गई, तो जो कीट हैं वो भी जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी जीव हैं, जो कृंतक हैं वो भी जीव हैं, लेकिन नमी है वो हम एबायोटिक में गिनते हैं, हम उसको सजीव नहीं मानते हैं। तो अपना क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अनुपयुक्त नमी के कारण जो हानि होती है, ठीक है, वो अपनी जैविक हानि नहीं है, ठीक है। अजैविक कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे नमी हो गई, तापमान हो गया, दाब हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब अपने अजैविक हैं। और जैविक क्या है, कीट, सूक्ष्म जीव, कृंतक, ये सारे के सारे जैविक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा खालिस्तान कहलाती है। अभी देखो अगर कोई वस्तु गति में है और उस गति के कारण जो ऊर्जा उसको प्राप्त होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी स्थिति में पहुंचने के बाद में जो ऊर्जा कलेक्ट करती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जल के नीचे रहने वाले के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है। शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, घुलित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, जो भी जलीय जीव होते हैं वो किस तरीके का यूज करते हैं गैस का, वो जो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, ठीक है, उसकी मदद से वो अपना जीवन का निर्वहन करते हैं, ठीक है। तो घुलित ऑक्सीजन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है। ये अपने पास में एक यौगिक है, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, जैसे ये C है, ये H है, ये H है, ये H, ठीक है। इसके बाद में ये C है, ये H है, ये Br है, ये Ca है, ये H है, ये H से कनेक्टेड है, ये C है, ये H है, ये H है, ये C, ये 3 H इससे कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन पांचों कार्बन को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो गया, 5 कार्बन हो गए, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। तो ये इसका पेंटेन, इसका क्या हो गया, ये इसका मूल शब्द हो गया पेंटेन। अब हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग हम बाएं से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबरिंग हम दाएं से भी कर सकते हैं और बाएं से भी कर सकते हैं, लेकिन मान्य क्या होगी, जो प्रतिस्थापित समूह है वो सबसे नज़दीक में आना चाहिए। तो प्रतिस्थापित ये सबसे नज़दीक में क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। ये कौन सा कनेक्टेड है, ब्रोमीन, तो ये हो गया ब्रोमो। अपना मूल शब्द क्या था, पेंटेन, पेंटेन, ठीक है। 2 ब्रोमो पेंटेन, ये इस यौगिक का नाम हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसे गर्म करके विरचित किया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जब हम जो जिप्सम होता है अपने पास में, जिप्सम क्या होता है, CaSO4
डॉट 2H2O। जब मैं इसको 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर मैं जब गर्म करूँगा तो ये क्या होगा, ये खुद के जल के अणुओं को त्याग देगा और ये क्या बनाएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये क्या है, ये है जिप्सम। ठीक है, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा जिप्सम, कि जब जिप्सम को मैं गर्म करूंगा तो यह अपना जो जल का अणु है वो त्याग करके और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन के कारण बनती है। ठीक, ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी वायवीय शोषण। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सी जीवन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होगी उसमें ग्लूकोज का विघटन करनी चाहिए। तो जो किण्वन होती है, ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा एवं अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड और CO2 ये पैदा करते हैं। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। ठीक है, कि किण्वन यह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे, CO2 बना देंगे या लैक्टिक एसिड बना देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है, चंद्रमा पर सतह पर उसका भार क्या होगा। तो अभी देखो अपन एक बात जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा इसका गुरुत्वाकर्षण, इनमें दोनों में अंतर होता है। पृथ्वी पर माना अगर एक गुरुत्वाकर्षण है तो चंद्रमा पर 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और वस्तु का भार जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। तो अगर पृथ्वी पे किसी वस्तु का भार 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जो उसका भार होगा वो 24/6, उसका 1/6 भाग होगा उसका भार। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आता है, 4 न्यूटन ये है। अगर यहीं पे अपने को द्रव्यमान दिया रहता, जैसे मान के चलो अगर 24 द्रव्यमान देता और फिर मेरे को बोलता कि भाई चंद्रमा पे इसका द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का और जो अपना गुरुत्वाकर्षण है उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो अपना भार है उसका संबंध है। तो मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि यह समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है, यह असमान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है, यह समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, यह असमान समय अंतराल में समान दूरियां करता है। ठीक है, तो एक समान गति के लिए क्या कंडीशन है कि भाई इसका जो समान समय भी समान होना चाहिए और दूरी है वो भी समान होनी चाहिए। जब एक समान समय में एक समान दूरी तय करता है तो वह क्या होता है, वह एक समान गति होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है। ठीक है, इसका चिकना पृष्ठ, इसका हृदय से संबंध, कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था, कानों के पास इसकी अवस्थिति। ठीक है, तो इसकी चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है। अभी देखो, जो मानव का मस्तिष्क होता है ना वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ये सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और ये आपस में जुड़कर एक बहुत ही जटिल नेटवर्क बनाते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो इस नेटवर्क में विद्युत संकेत भी उत्पन्न होते हैं और रासायनिक संकेत भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और इन विद्युत संकेत से और इन रासायनिक संकेतों से हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वो उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा कि कई न्यूरॉन्स वाली जो इसकी जटिल व्यवस्था होती है वो मानव मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के कई परावर्तन का प्रभाव क्या होता है। यह ध्वनि ए में के एक समान वितरण में मदद करता है, यह सभी प्रतिनिधि ध्वनियों को समाप्त कर देता है,
यह ध्वनि को ऊष्मा में रूपांतरित करता है। यह ध्वनि प्रसार को अवरुद्ध करता है। अभी देखो, जब भी कोई बड़ा होल होता है तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया जाता है कि जब अपनी जो आवाज़ है वो परावर्तन के पश्चात, जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ से अपनी आवाज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे गई और ये परावर्तन के पश्चात समान रूप से सभी जगह पे एक समान रूप से वितरण हो गई। अभी समान रूप से जब वितरण हुई तो यहाँ बैठने वाला जो इंसान है उसको भी समान सुनाई दे रहा है, यहाँ बैठने वाला इंसान है उसको भी समान सुनाई दे रहा है, यहाँ बैठा होल में कहीं पे भी बैठा हो उसको समान रूप से सुनाई देगा। ठीक, अगर ऐसा ना हो तो जैसे कहीं पे आवाज़ ज़्यादा है कहीं पे आवाज़ कम आएगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जब हम परावर्तन का उपयोग करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि यह ध्वनि के एक समान वितरण में मदद करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है। अभी देखो, अपने पास में ये एक ग्राफ है। अभी जो इसका एक्स एक्सिस है ये इसका समय को डिनोट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है ये इसका मान के चलो जो डिस्टेंस है, ठीक है, विस्थापन है डी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है कि कौन सी राशि ये इसकी ढाल को निरूपित करेगी। अभी ये इसकी मान के चलो ढाल है, ठीक है, तो इसकी ढाल है तो मैं इसको क्या रिप्रेजेंट करूँगा, मैं इसको करूँगा d/t, ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, तो ये क्या हो गया, विस्थापन बटा में समय। और अपन जानते हैं कि विस्थापन और बटा में समय ये किसका फॉर्मूला है, ये वेग का फॉर्मूला है। तो जो इसकी ढाल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपना आंसर बी हो जाएगा, रैखिक वेग। आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे फिर दूसरे सेशन में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। मिलते हैं फिर दूसरे सेशन में आपसे जल्दी।